अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद। आज हम एक बड़े दिलचस्प और अहम मौजू पर बात कर रहे हैं। जी, बहुत अहम मौजू है। वो रिश्ते जो हकीकी ताल्लुक के बजाय सिर्फ ज़ाती मफाद पर कायम होते हैं। अक्सर हम ऐसे रिश्तों में फंस जाते हैं और समझ में नहीं पाते कि गलती कहाँ हो रही है। बिल्कुल। हमारे पास जो मवाद है वो हमें इन ताल्लुकात को पहचानने और उनसे निमटने की महारतें सिखाने का दावा करता है। और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि ये तमाम तहरीर, तज्जिया और तरतीब प्रोफेसर डॉक्टर अहमद अली बरोही की है। जी, तो गुफ्तगू का आगाज एक बहुत ही यूं कहें कि चौंका देने वाले ख्याल से करते हैं। अच्छा? कि हर वो शख्स जो आपके साथ रहता है जरूरी नहीं कि आपसे जुड़ा हुआ भी हो। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। यानी कुछ लोग आपके साथ सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ मिल रहा होता है, या वो आपकी बर्दाश्त का फायदा उठा रहे होते हैं। बिल्कुल, या फिर उन्हें मालूम होता है कि आप उन्हें कभी नहीं कहेंगे। सही। और मुसन्निफ यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त नुक्ता उठाते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी रिश्ते का असल इम्तिहान उस वक्त नहीं होता जब आप एक दूसरे से इत्तेफाक करते हैं। तो फिर कब होता है? बल्कि तब होता है जब आप पहली बार नहीं कहते हैं। सही। वो लम्हा, वो सच्चाई का लम्हा होता है। यही वो वक्त है जब निकाब गिरते हैं। जी, और फिर इल्जामात का तूफान आ जाता है। तुम तो बहुत बदल गए हो, या तुम में अब वो पहले जैसी बात नहीं रही। बिल्कुल यही होता है। जबकि हकीकत ये होती है कि आप नहीं बदले होते, बस उनकी आप तक वो पहले जैसी रसाई खत्म हो जाती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और यही वो मुकाम है जिसे मुसन्निफ रिलेशनल क्लैरिटी यानी ताल्लुकात में वजाहत का नाम देते हैं। अच्छा, रिलेशनल क्लैरिटी। जी, उनके मुताबिक लोगों को ज़हनी अजियत इसलिए नहीं होती कि रिश्ते खत्म हो गए, बल्कि इसलिए होती है कि उनके बनाए हुए वहम और खुशफहमियां टूट जाती हैं। ये जानना बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत तकलीफ दे, कि जिसे आप खालिस मोहब्बत समझ रहे थे वो किसी शर्त से जुड़ी हुई थी, और जो तारीफें हो रही थीं उनका मकसद सिर्फ आपसे कोई काम निकलवाना था। और ये कोई मामूली बात नहीं है। मवाद में तो यहाँ तक लिखा है कि 2026 तक जज्बाती पुख्तगी का पैमाना ही यही होगा। यही होगा कि कौन शख्स ताल्लुकात के पीछे छुपे मकासद को कितनी जल्दी और कितनी सफाई से समझ सकता है। बिल्कुल, क्योंकि हकीकत को जल्दी समझ लेना देर से समझने की तकलीफ से कहीं बेहतर है। ये कमजोरी नहीं बल्कि खुददारी और अपनी जात के तखफ़्फ़ुज़ की अलामत है। चलें इस मौजू को मजीद खोलते हैं। जब हम कहते हैं मफाद पर मबनी ताल्लुकात, तो इसकी कोई वाज़ेह तारीफ भी है? ये दिखते कैसे हैं? हाँ, इस तज्जिये में 3 बड़ी निशानियां बताई गई हैं। ठीक है। पहली ये कि ऐसे रिश्तों में गर्मजोशी और मोहब्बत सिर्फ तब तक नजर आएगी जब तक आप उनकी जरूरियात पूरी कर रहे हैं। अच्छा। दूसरी निशानी ये है कि वफादारी का दम भी तब तक भरा जाएगा जब तक आपकी जात, वक्त या वसाइल तक उनकी रसाई कायम है। और तीसरी, मेरे ख्याल में वो सबसे अहम है। जी, तीसरी और सबसे वाज़ेह निशानी ये है कि जिस दिन आप किसी बात पर नहीं कह दें, उसी दिन आपके किरदार के बारे में उनकी राय 180 डिग्री पर बदल जाएगी। यानी कल तक जो मैं फरिश्ता था, आज आपसे बुरा कोई नहीं। इस फर्क को समझना ही असल महारत है। यानी सहूलत और परवाह में और फायदे और मोहब्बत में फर्क करना। तो फिर लोग इतनी वाज़ेह निशानियां देखने में नाकाम क्यों हो जाते हैं? मसला कहाँ है? क्या लोग जानबूझकर धोखा खाना चाहते हैं? नहीं, मसला मेहरबानी में नहीं बल्कि ताल्लुकात को समझने की लाइल्मी में है। लाइल्मी? जी, मुसन्निफ के मुताबिक लोग 4 बड़ी गलतफहमियों का शिकार होते हैं। पहली, वो तारीफ को खुलूस समझ बैठते हैं, हर मुस्कुराहट के पीछे मोहब्बत तलाश करने लगते हैं। और दूसरी ये कि पुराने ताल्लुक को वफादारी की जमानत समझ लिया जाता है। हम तो बचपन के दोस्त हैं, वो ऐसा कैसे कर सकता है? ये सोच हमें हकीकत से दूर रखती है। बिल्कुल। तीसरी गलतफहमी है खामोशी को एहतराम समझना, जबकि अक्सर खामोशी तूफान से पहले का सुकूत होती है ना? या बेबसी होती है। और चौथी, जो बहुत आम है, वो ये कि शर्मिंदगी और एहसास जुर्म को जिम्मेदारी समझ लिया जाता है। यानी कोई आपको जज्बाती ब्लैकमेल करता है और आप उसे निभाना अपनी जिम्मेदारी समझने लगते हैं। और इस सब का नतीजा ये निकलता है कि अपनी हुदूद कायम करना हमें गद्दारी लगने लगता है, इनकार करना गैर अखलाकी महसूस होता है, और अपनी जज्बाती सेहत का ख्याल रखना खुद गर्जी लगने लगता है। और यही वो जाल है जिसमें अक्सर लोग फंस जाते हैं। अच्छा, अगर ये निशानियां मौजूद हैं और गलत फहमियां भी वाज़ेह हैं,
तो वो कौन सी नफसियाती रुकावटें हैं जो हमें सच देखने से रोकती हैं? इस तहरीर में 5 बड़ी रुकावटों का जिक्र किया गया है। पहली और सबसे बड़ी रुकावट है तुम बदल गए हो का लेबल लगने का खौफ। कोई भी ये नहीं सुनना चाहता। बिल्कुल नहीं, इसलिए वो नाखुशगवार हालात को भी बर्दाश्त करते रहते हैं। दूसरी रुकावट भी बहुत दिलचस्प है, माजी में मिलने वाली तारीफ से जज्बाती वाबस्तगी। अच्छा, इसका क्या मतलब है? यानी आपको याद रहता है कि वो आपकी कितनी तारीफ करते थे और आप इस याद के सहारे हाल की तलखी को नजरअंदाज करते रहते हैं। सही। तीसरी रुकावट है हर वक्त दस्तयाब रहने को मोहब्बत की अलामत समझना। हम समझते हैं कि अगर हमने फोन ना उठाया या फौरन मदद ना की तो शायद हम मोहब्बत नहीं करते। दुरुस्त। चौथी, जाती नुकसान की कीमत पर भी झगड़े से बचने की कोशिश। बहुत से लोग अमन पसंद होते हैं और वो किसी भी कीमत पर सुकून चाहते हैं, चाहे उसकी कीमत उन्हें खुद चुकानी पड़े। बिल्कुल। और 5वीं रुकावट, जिसे मुसन्निफ ने इखलाकी ब्लैकमेल कहा है, जो तशवीश के पर्दे में छुपा होता है। जैसे कोई कहे मुझे तो बस तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए कह रहा हूँ। जी, जबकि असल में वो आपको कंट्रोल करना चाह रहे होते हैं। ये रुकावटें एक धुंध की तरह होती हैं जो हमें वाज़े देखने नहीं देती। तो फिर वो कौन सी ठोस अलामात हैं, वो रेड फ्लैग्स क्या हैं जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए? मुसन्निफ ने 5 बहुत वाज़े इशारे दिए हैं जो किसी अलार्म की तरह काम करते हैं। ठीक है। पहला, जैसे ही आप किसी बात से इनकार करें, तारीफ और मीठी बातें गायब हो जाएं। फौरन। दूसरा, आप अपनी कोई हद मुकर्रर करें, जैसे कहें कि मैं इस वक्त बात नहीं कर सकता, और सामने वाले का लहजा फौरन बदल जाए। तीसरा भी बहुत आम है, बहस मौजू से हटकर आपकी जात और किरदार पर हमला करने लगे, यानी वो मसले पर बात करने के बजाय आपको बुरा भला कहना शुरू कर दें। चौथा, अचानक माजी के एहसानात गिनवाए जाने लगे। मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, वो किया था, और आज तुम एक छोटा सा काम नहीं कर सकते। और पांचवा और आखिरी इशारा ये है कि दूसरे लोग आपकी पसंद का एहतराम करने के बजाय आपकी इस तब्दीली की कहानियां दूसरों को सुनाना शुरू कर दें। वाह, ये बहुत गहरी बात है। यानी ये इशारे इस बात की अलामत नहीं कि आप बुरे हो गए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि सामने वाले का मफाद अब पूरा नहीं हो रहा। आपने बिल्कुल सही समझा। ये उनके मफाद के बेनकाब होने की अलामत है, आपके इखलाकी जवाल की नहीं। तो इस सारी बहस का निचोड़ क्या है? महारतों की तफसील में जाने से पहले वो कौन से बुनियादी उसूल हैं जो हमें पल्ले बांध लेने चाहिए? 5 बुनियादी उसूल बताए गए हैं। पहला, हकीकी रिश्ते हुदूद कायम करने से टूटते नहीं बल्कि मजीद मजबूत होते हैं। ठीक है। दूसरा, मफाद पर मबनी ताल्लुकात में इनकार के लिए कोई जगह नहीं होती, वो इसे जाती हमला समझते हैं। और तीसरा उसूल बहुत अहम है जी, कि इन्हिसार से पहले की जाने वाली तारीफ पर कभी एतबार न करें। यानी जब तक किसी को आपसे काम नहीं पड़ा, उस वक्त की तारीफ ज्यादा काबिल एतबार होती है। और चौथा उसूल वही है जिस पर हमने अभी बात की कि किरदार पर हमले दरअसल खोई हुई रसाई का मातम है। बिल्कुल। और 5वां और सबसे अहम, ताल्लुकात में वजाहत यानी क्लैरिटी आपकी जज्बाती सेहत की सबसे बड़ी मुहाफिज है। जब ये उसूल समझ आ जाएं, तभी हम अमली महारतों की तरफ बढ़ सकते हैं, है ना? जी बिल्कुल। ठीक है, तो अब अमली इक़दामात और महारतों की तरफ आते हैं। ज़राए में 25 ज़रूरी महारतों की एक बहुत जामा फहरिस्त दी गई है, जिन्हें 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। ये तो एक मुकम्मल रोड मैप लगता है। बिल्कुल, ये एक मुकम्मल टूल किट है जो हमें इस मसले से निमटने के लिए तैयार करता है। पहला हिस्सा है मुशाहिदे और आगाही की महारतों का, यानी परसेप्शन एंड अवेयरनेस स्किल्स। यानी सबसे पहला कदम सिर्फ देखना और समझना है। इसमें पहली महारत क्या है? पहली महारत है पैटर्न का मुशाहिदा, पैटर्न ऑब्जर्वेशन। यानी किसी एक वाक़े पर फैसला ना करें, अच्छा, बल्कि रवैये में एक मुस्तकिल पैटर्न तलाश करें। क्या ये शख्स हमेशा ज़रूरत के वक्त ही याद करता है? क्या इनकार के बाद इसका रवैया हमेशा बदल जाता है? ये पैटर्न ही असल कहानी सुनाता है। ठीक है। दूसरी महारत? दूसरी है मशरूतियत का सुराग लगाना, डिटेक्टिंग कंडीशनैलिटी। ये पहचानने की सलाहियत कि जो मोहब्बत या इज्जत आपको मिल रही है, क्या वो किसी फायदे से जुड़ी हुई है? यानी क्या वो गैर मशरूत है या उसके पीछे कोई अगर या मगर छुपा है? बिल्कुल। तीसरी महारत लहजे की हसासियत, सेंसिटिविटी टू टोन शिफ्ट्स है। ये बहुत लतीफ लेकिन अहम नुक्ता है। यानी जब आप अपनी कोई हद कायम करते हैं तो उनके लहजे में जो हल्की सी तब्दीली आती है, जो सर्द महरी आती है, उसे महसूस करना। चौथी महारत है कौल व फेल का मवाजना।
Comparing words versus actions. جی، وہ کہتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں، کیا ان کی باتوں اور عمل میں تضاد ہے، یہ جانچنا بہت ضروری ہے۔ اور پانچویں مہارت ہے بیانیے سے آگاہی، اویئرنیس آف نیریٹیوز، یعنی یہ نوٹ کرنا کہ آپ کی حدود قائم کرنے کے بعد دوسرے لوگ اپنی کہانیوں میں، اپنی گفتگو میں آپ کو کس طرح پیش کرتے ہیں۔ کیا وہ آپ کو ایک ویلن کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ جی بالکل۔ یہ تو صرف مشاہدے کا مرحلہ تھا، لیکن یہیں سے تصویر واضح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں، جذباتی تشریح کی مہارتیں، یعنی ایموشنل انٹرپریٹیشن سکلز۔ جی، کیونکہ مشاہدے کے بعد سب سے بڑا چیلنج اپنے جذبات کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس حصے میں چھٹی مہارت ہے تعریف سے غیر جانبداری، نیوٹرالٹی ٹو فلیٹری، یعنی کسی کی تعریف اور منظوری کے نشے میں نہ آنا، خاص طور پر جب آپ کو شک ہو کہ اس کے پیچھے کوئی مقصد ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ تو تعریف کو ایک تتھیہ کے طور پر دیکھیں، حقیقت کے طور پر نہیں۔ 7ویں مہارت شرمندگی کا تجزیہ، اینالائزنگ گلٹ ٹرپس۔ یہ سمجھنا کہ جب کوئی آپ کو قصوروار محسوس کروا کر اپنا کام نکلوانا چاہتا ہے تو یہ اس کی ہیرا پھیری ہے، آپ کی غلطی نہیں۔ 8ویں مہارت ہے جذباتی لاتعلقی، ایموشنل ڈیٹیچمنٹ۔ اس کا مطلب سرد مہر ہونا نہیں ہے، بلکہ اپنے احساسات کو حقائق سے الگ کر کے صورتحال کا جائزہ لینا۔ جی، یعنی یہ سوچنا کہ میں محسوس کیا کر رہا ہوں اور حقیقت میں ہو کیا رہا ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ 9ویں مہارت ہے مسترد کیے جانے کو برداشت کرنا، ٹالریٹنگ ریجیکشن، یہ قبول کرنا کہ اگر کوئی مفاد پر مبنی تعلق آپ کے انکار کی وجہ سے ختم ہو رہا ہے تو یہ ایک اچھی چیز ہے۔ اس خاتمے کو سکون سے قبول کرنا ایک بہت بڑی طاقت ہے۔ اور 10ویں مہارت جو شاید سب سے اہم ہے، وہ ہے اندرونی توثیق، انٹرنل ویلیڈیشن، یعنی اپنی قدر، اپنی اہمیت کے لیے دوسروں کی رائے کا محتاج نہ ہونا۔ آپ کو معلوم ہو کہ آپ نے جو فیصلہ کیا وہ درست تھا، چاہے سامنے والا اس پر خوش ہو یا ناراض ہو۔ بالکل۔ یعنی جب ہم دیکھنا سیکھ لیں اور اپنے جذبات کو قابو کرنا سیکھ لیں، تب تیسرا مرحلہ آتا ہے، علمی اور فیصلے کی مہارتیں، کوگنیٹیو اینڈ ججمنٹ سکلز۔ اب عقل کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ بالکل، یہاں منطق کا کردار شروع ہوتا ہے۔ 11ویں مہارت ہے مقصد کا تجزیہ، اینالائزنگ انٹینٹ، یعنی خود سے یہ سیدھا سوال کرنا کہ انہیں اس سے کیا حاصل ہوتا ہے۔ اس سوال کا جواب اکثر بہت سی چیزیں واضح کر دیتا ہے۔ جی۔ 12ویں مہارت ہے فائدے کی نشاندہی، آئیڈینٹیفائنگ دا بینیفٹ، یہ پہچاننا کہ آپ کی فرمانبرداری، آپ کی ہاں سے کس کو اور کیا فائدہ ہو رہا ہے، کیا یہ فائدہ باہمی ہے یا یک طرفہ۔ 13ویں مہارت ہے سبب اور اثر کی وضاحت، کلیریفائنگ کاز اینڈ ایفیکٹ، یعنی اپنے انکار کو دوسرے کے رویے میں آنے والی تبدیلی سے براہ راست جوڑ کر دیکھنا، یہ سمجھنا کہ ان کا رویہ اس لیے بدلا کیونکہ میں نے انکار کیا۔ اس تعلق کو سمجھنا ضروری ہے۔ 14ویں مہارت ہے لیبلز کی مزاحمت، ریزسٹنگ لیبلز۔ جب کوئی آپ پر خود غرض یا بدل گئے ہو جیسے لیبل لگائے تو اسے اندرونی طور پر مسترد کرنا، یہ سمجھنا کہ یہ آپ کی حقیقت نہیں بلکہ ان کی مایوسی کا اظہار ہے۔ اور 15ویں مہارت ہے حقیقت کو قبول کرنا، ایکسیپٹنگ ریالٹی، یعنی تعلقات کو ویسا ہی دیکھنا جیسے وہ ہیں، نہ کہ جیسا آپ انہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا ہی تبدیلی کی طرف پہلا قدم ہے۔ یہاں تک تو تھیوری ہو گئی، اب سب سے مشکل حصہ آتا ہے، عملی اقدامات، یعنی حدود کیسے قائم کی جائیں اور رد عمل کیسے دیا جائے۔ اکثر لوگ یہیں آ کر کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جی، یہ چوتھا حصہ ہے حدود اور رد رم کی مہارتیں، باؤنڈری اینڈ رسپانس سکلز۔ 16ویں مہارت ہے حدود کا تعین، سیٹنگ فرم باؤنڈریز، یعنی بغیر لمبی چوڑی وضاحتوں اور معذرتوں کے واضح طور پر نہیں کہنا سیکھنا۔ بالکل، آپ کی نہیں اپنے آپ میں ایک مکمل جواب ہے۔ 17ویں مہارت بہت دلچسپ ہے، رد عمل میں نظم و ضبط، ڈسپلنڈ ریاکشنز، یعنی جب کوئی آپ پر جھوٹے لیبلز لگائے یا الزامات عائد کرے تو جذباتی ہو کر اپنا دفاع نہ کرنا، کیونکہ یہ بحث آپ کو مزید الجھا دے گی اور ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے۔ 18ویں مہارت ہے خاموشی کا استعمال، یوزنگ سائلنس، غیر ضروری جواز پیش کرنے سے انکار کرنا۔ بعض اوقات بہترین جواب خاموشی ہوتا ہے۔ یہ آپ کی توانائی بچاتی ہے اور سامنے والے کو بتاتی ہے کہ آپ ہیرا پھیری کا شکار نہیں ہوں گے۔ 19ویں مہارت
रसाई को मुनज़्ज़म करना, मैनेजिंग एक्सेस, यानी हिकमत अमली के तहत अपनी दस्तयाबी को महदूद करना, हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब ना होना। ये आपकी कदर भी बढ़ाता है और आपको महफूज भी रखता है। और 20वीं महारत है एहतराम की जांच, टेस्टिंग फॉर रिस्पेक्ट। आप जो हुदूद कायम करते हैं उन पर दूसरों के रद्द-ए-अमल का मुशाहिदा करें। जो आपकी हुदूद का एहतराम करता है वही हकीकी रिश्ते का हकदार है। यही असल इम्तिहान है। और अब आखिरी हिस्सा जो तवील मुद्दती जज्बाती सेहत और ताल्लुकात में पुख्तगी के लिए ज़रूरी है, यानी एक बार जब हम ये सब कर लें तो आगे कैसे बढ़ना है। ये 5वां और आखिरी हिस्सा है ताल्लुकात में पुख्तगी और हिफाजत की महारतें, रिलेशनल मैच्योरिटी एंड प्रोटेक्शन स्किल्स। 21वीं महारत है नुकसान को कबूल करना, एक्सेप्टिंग द लॉस। ये समझना कि एक मफाद पर मबनी ताल्लुक का ख़त्म होना दरअसल एक फ़ायदा है। जी, इस नुकसान को कबूल करना और उस पर अफसोस ना करना। 22वीं महारत है ताल्लुकात की नई दर्जाबंदी, यानी हकीकत वाज़े होने के बाद लोगों के किरदारों की अपनी जिंदगी में नई तारीफ करना। हो सकता है कोई शख्स जो पहले आपके बहुत करीब था अब उसे थोड़ा दूर रखना ही बेहतर हो। 23वीं महारत तवक्कुआत को अज़र नौ तरतीब देना, अपनी जज्बाती सरमायाकारी को हकीकत के मुताबिक एडजस्ट करना। जिस रिश्ते से आप गैर मशरूत मोहब्बत की तवक्को कर रहे थे अब उससे सिर्फ एक रस्मी ताल्लुक की तवक्को रखना। 24वीं महारत है मुंतखब एतमाद, सिलेक्टिव ट्रस्ट, यानी ये सीखना कि कुर्बत और भरोसा हर किसी का हक नहीं, ये बेतदरीज सोच समझकर और सिर्फ उन लोगों को दिया जाना चाहिए जो इसके अहल हों। और 25वीं और आखिरी महारत वो है सेहतमंद मुतबादल की तलाश, सीकिंग हेल्दी ऑल्टरनेटिव्स, यानी अपनी तमानाई उन मफादे परस्त रिश्तों से हटाकर ऐसे नए और हकीकी ताल्लुकात इस्तवार करने पर लगाना जो बाहमी एहतराम और मुश्तरका अक़दार पर मबनी हो। ये 25 महारतें तो वाकई एक मुकम्मल गाइड है। और जैसा कि मुसन्निफ आखिर में कहते हैं कि ये महारतें इंसान को सर्द महर नहीं बनाती बल्कि उसे हकीकत पसंद बनाती हैं। बिल्कुल, ये खुदगर्जी नहीं बल्कि खुद शनासी और खुद हिफाजती है। जी, ये आपको लोगों से नफरत करना नहीं सिखाती बल्कि लोगों को सही तरीके से समझना सिखाती हैं। गुफ्तगू को समेटते हुए माखज़ के आखिरी अल्फाज बहुत गहरे और ताकतवर हैं। हर वो शख्स जो आपके इनकार के बाद आपको छोड़ जाता है उसका आपके साथ रहना मुकद्दर ही नहीं था। और जब लोग आपसे कहें तुम बदल गए हो तो अक्सर उनका मतलब सिर्फ ये होता है कि तुम अब मेरे मफाद को इस तरह पूरा नहीं करते जैसे पहले करते थे। और मुसन्निफ के मुताबिक ये आपका जवाल नहीं, ये आपकी तरक्की है। तो खुद को फासले का इल्जाम देने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछें, मैं क्यों ना सोचूं फैसले से पहले। अगर आपको ये गुफ्तगू पसंद आई और इससे कुछ सीखने को मिला तो बराहे करम इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए आपका शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।